नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी लेखपाल का जीएस वाला पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेडियो तरंग का उपयोग किन यंत्रों में किया जाता है? देखिए, रडार में किया जाता है, टीवी में किया जाता है और आपका सेल फोन्स में किया जाता है। तीनों में ही होता है रडार का रेडियो तरंगों का यूज, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, चमगादड़ की पराश्रव्य ध्वनि होती है, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा। और यह आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। ठीक, दूसरा फैक्ट ये भी याद रखना है, इसकी ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, और जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता, क्योंकि मनुष्य की कितनी होती है सुनने की? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 के बीच का सुनता है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, तो ये आपको रेंज भी याद रखना है, और इनकी 20,000 से ज़्यादा होती है ये भी याद रखना है, और ये स्तनधारी प्राणी होते हैं ये भी याद रखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों सही है। अगला देखें, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव पड़ता है? आपके प्रेशर का पड़ता है, टेम्परेचर का पड़ता है और ह्यूमिडिटी का पड़ता है। तो देखिए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, उसकी जो स्पीड है साउंड की उस पर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जो तापमान को नियंत्रित करता है? ठीक है, थर्मोमीटर, थर्मोस्टेट, स्टेथोस्कोप या आपका हाइड्रोमीटर। तो आंसर इसका थर्मोस्टेट। बेसिकली क्या है थर्मोस्टेट? कौन सा यंत्र है? आपने बॉटल्स देखी होंगी जो आपके गर्म पानी का सर्दियों में यूज़ करते हैं, जिसमें ठीक है गर्म पानी रखते हैं और फिर गर्म ही रहता है उसमें। तो बेसिकली उसमें क्या है, जो परत होती है स्टील की परत, तो उन दोनों के बीच में थर्मोस्टेट भर दिया जाता है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, ट्रैप हो जाती है इसमें। ठीक, तो क्या है, वो कंट्रोल रहती है, ठंडा भर दें या गर्म भर दें तो वो मेंटेन रहता है। तो आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट, बी आंसर। अगला देखें, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में गठित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? पेप्सिन एंजाइम का, लैक्टोबैसिलस का, जाइमेस का या उपर्युक्त सभी? तो आंसर है इसका पेप्सिन एंजाइम का यूज हम प्रोटीन को पेप्टाइड में गठित करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पढ़ना है? देखिए, स्टमक आप जब पढ़ेंगे, स्टमक का जो स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें जरूर पढ़िए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पूरा मिल जाएगा कि किस जगह से सलाइवा से ही आपका जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मुंह से लेकर के पूरा पेट तक, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी है, सारे जितने भी एंजाइम हैं, कहाँ पे कौन सा निकलता है, वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ए आंसर इसका। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, हेली धूमकेतु प्रमुख धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। ठीक, सही है। और इसको आखिरी बार कब देखा गया था? 1986 में। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका सी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको डिफरेंस बताना है एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट के बीच में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक, सबसे छोटा आपका बुध ग्रह है, मरकरी, और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन है? चंद्रमा। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है जो, वो है आपकी चंद्रमा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, तीनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पटल की निचली परत, ठीक, लोअर क्रस्ट की बात हो रही है, लोअर क्रस्ट बेसाल्टिक चट्टानों से बना है, बिल्कुल सही। और यह परत सिलिकॉन और एल्युमिनियम से निर्मित है, ये गलत हो गया, क्योंकि ये किससे निर्मित है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ठीक है, और सिलिकॉन एल्युमिनियम वाली कौन सी? अपर क्रस्ट है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली वन, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सूर्य से सबसे नजदीक की अवस्था अपसौर, मतलब कि आपकी जो पेरीहीलियन है। ठीक है, दो पोजीशंस होती हैं पृथ्वी से, सूर्य है ना, जो 4 जुलाई है, उस दिन क्या होता है? पृथ्वी सबसे
सॉरी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। ठीक, डेट आपको याद रखनी कौन सी, 4 जुलाई। और इस डेट को कहते क्या है, जो सबसे दूर होती है उसको कहते हैं एपहीलियन। ठीक, और सबसे पास होती है उसको कहते हैं पेरीहीलियन। ठीक, वो डेट क्या है, 3 जनवरी। ठीक, 3 जनवरी को पेरीहीलियन की पोजीशन होती है जब सबसे ज़्यादा पास होती है पृथ्वी सूरज के। ठीक, और पास से पृथ्वी, वो सॉरी पास है पास और पास है पेरीहीलियन। ठीक, तो याद रहेगा। और अब दूसरा बचा कौन सा, एपहीलियन, जो कि दूर की स्थिति है। डेट क्या है, 4 जुलाई। ठीक, तो देखिए यहाँ पर उल्टा लिख दिया है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है, ये वाला पार्ट सही है। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, बालू पत्थर है जो आपका सैंडस्टोन, उसको जो रूपांतरित रूप है वो क्या होता है, मतलब मेटामॉर्फिज्म है जब उसका होता है एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में। जो आपकी नॉर्मल इग्नियस रॉक्स या फिर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनको मेटामॉर्फिस हो जाता है। ठीक, तो मेटामॉर्फिस जब होता है तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है दूसरी रॉक में। तो कौन सी बनेगी ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक, तो बालू पत्थर कौन सी बनती है, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, नाइस या फिर आपकी संगमरमर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, क्वार्ट्जाइट। ठीक, अगला देखिए, मोना लोआ है जो वो निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला पर स्थित है, हवाई द्वीप पर, रॉस आइलैंड में, जावा में या एंडीज। आंसर है इसका हवाई आइलैंड, ए आंसर। अगला देखिए, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, चाइना में है, भूटान में। तो देखिए ये मंगोलिया चाइना दोनों में फैला हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है जो आपका अफ्रीका में फैला हुआ है, एल्प्स हो गया, आपका एटलस हो गया, एप्लेशियन हो गया या कॉकेशस माउंटेन हो गई। ठीक है, तो देखिए कॉकेशस माउंटेन है आपके यूरोप में। ठीक है, आपके एप्लेशियन माउंटेन है वो है यूएसए में, आपके जो एल्प्स हैं वो हैं आपके यूरोप में। ठीक है, और बचे क्या, एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन है आपका अफ्रीका में। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तापी, माही और साबरमती। तो तीनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और आपकी अरेबियन सी में गिरती हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है। ठीक है, तो जलधारा ठंडी है कि गर्म है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो बस आपको याद कर रखना है ये आपकी इक्वेटर है। तो जो आप एक बार फिगर देख लीजिए, एटलस खोलिए और एटलस में एक बार सभी जलधाराओं की डायरेक्शन एक बार देख लीजिए। तो जिस भी जलधारा की डायरेक्शन आपकी पोल से इक्वेटर की ओर आ रही हो, ठीक, वो आपकी कैसी हो जाएगी, वो कोल्ड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से कोल्ड वाटर लेकर के आएगी साथ में, कोल्ड वाटर को। ठीक है, और जो आपकी इक्वेटर से पोल की ओर जा रही है, ठीक है, इधर या इधर, ठीक है, तो वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी वार्म। ठीक, तो यहाँ पर गर्मी रहती है ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक, तो इस जगह से जो भी पोल्स की ओर जाएगी वो वार्म हो जाएगी। ठीक, तो ये इसका फंडा है। आप देखते हैं, देखिए, कैनरीज करंट, फ्लोरिडा, ब्राजीलियन या गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पर ठंडी पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा इसका आपका कैनरीज करंट। ठीक है, वो आपकी ठंडी, बाकी सारी आपकी गर्म है, ए आंसर। अगला देखें, लोथल है जो ये हड़प्पन साइट है एक। ठीक है, तो ये पूछा गया है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, घग्गर नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे। आंसर है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बाकी जो बचे हुए नगर हैं इनके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर है आपका, घग्गर के किनारे और हिंडन के किनारे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल में देवताओं की उपासना की प्रमुख पद्धतियां क्या थी। आपकी स्तुति पाठ करते थे, बिल्कुल सही, यज्ञ करते थे, बिल्कुल सही, और बलि का भी प्रचलन था उस टाइम पे। कौन कब का, ऋग्वैदिक टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो तीनों ही सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हालांकि ये बलि वाला जो पार्ट है ये मेनली उत्तर वैदिक टाइम पे है, मतलब लेटर वैदिक में ज्यादा प्रचलन में आ गया, लेकिन ऋग्वैदिक में भी ये देखा गया है, सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक युग में किस यज्ञ में रथ दौड़ होती थी। ठीक है, राजसू यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, वाजपेयी यज्ञ में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या होता था कि रथ दौड़ हुआ करती थी जिसमें जो विजेता था वो सबसे आगे चला करता था। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ क्या है, इसमें क्या होता था कि बेसिकली राजा अपने घोड़े को छोड़ देता था और उसका घोड़ा जिस जिस राज्य से होकर के गुजरता था वो राज्य उसके अंडर में माना जाता था। ठीक है, मतलब उन्होंने उसकी सत्ता को, आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। ठीक, तो ये हो गया आपका अश्वमेध यज्ञ। ठीक, ये हो गया आपका वाजपेयी यज्ञ। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक, अगला देखें, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का जो युद्ध लड़ा गया, ठीक है, वो कब लड़ा गया ये पूछा गया है। ठीक है, जिसमें आपकी हुमायूं की हार हुई थी। ठीक, तो एक तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जीता कौन था, वो आपका
शेरशाह जीते थे और हुमायूं हारे थे। ठीक, तो कब हुआ था? 1939, 40, 55 या 56 में। तो आंसर है इसका 1939 में। ठीक, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है जो अलाउद्दीन के द्वारा आपका बाजार पर नियंत्रण के लिए स्थापित किया गया था? ठीक है, तो दीवाने रियासत है, बंदगान है, दीवाने कोही है या दीवाने इश्तिहाक है? ठीक, तो देखिए दीवाने इश्तिहाक है जो, वो पहले तो आपको याद होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया ये पेंशन का डिपार्टमेंट था, पेंशन। ठीक है, दीवाने कोही है जो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और ये आपका कृषि विभाग से संबंधित है। ठीक, और दीवाने बंदगान है जो ये आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया और ये आपका दास विभाग। ठीक है, दास। ठीक है, और जो दीवाने रियासत है ये है आपका बाजार पर नियंत्रण के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, और इनकी निगरानी के लिए शहना ए मंडी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शहना ए मंडी। ठीक है, इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय या प्राइम मिनिस्टर? तो 1858, 1857 के रिवोल्ट के बाद जब 1858 का एक्ट आया तो उसमें वाइसरॉय कहा जाने लगा, सी आंसर। अगला देखिए, सेना भर्ती अधिनियम है जो वो निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ? 1856, 1857, 1858 या 1859? तो आंसर हो जाएगा 1856 में। ठीक, ए आंसर। अगला देखें, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, ठीक, किसने आयोजित किया? दादा भाई नौरोजी। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। कब आयोजित किया? 1886 में। ठीक है, और कहाँ आयोजित किया? मुंबई, कोलकाता, मद्रास या इलाहाबाद? तो आंसर है कोलकाता में। ठीक, ये इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला देखें, खिलाफत आंदोलन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड विलिंगडन? तो खिलाफत आंदोलन के टाइम पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, भारत शासन एक्ट 1858 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1861? तो आंसर हो जाएगा इसका पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो यही था वो जिसमें आपका दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन को, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा आपके जो थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, तो दो पार्ट में इसमें किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला हो जाएगा, भारत में मूल कर्तव्य नामक विशेषता है जो वो किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान या फिर आपका फ्रांस? ठीक है, तो मूल कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो वो हमने आपके सोवियत यूनियन से लिया गया है, तो इसलिए आंसर रूस लगा देंगे अभी। ठीक है, तब ये यूएसएसआर हुआ करता था। अगला देखिए, संविधान सभा की संघ शक्ति, ठीक है, यूनियन पावर कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके बीएल मित्तल ने, बीआर अंबेडकर ने, टीटी कृष्णमाचारी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो आंसर है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा लेख है, मतलब रेट की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सा रेट है? आर्टिकल 32, ठीक है, जिसके तहत आप व्यक्तिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। तो कौन सा है वो? हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, आपका मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन या फिर आपका उत्प्रेषण, सर्टियोरिटी? तो आंसर है यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए आंसर मतलब आपका जो हैबियस कॉर्पस है इसके तहत आप जो है इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब इसका शब्द का मतलब है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। ठीक है, तो अगर कोई आदमी जिसको क्या नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पकड़ा गया है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं और मांग भी कर सकते हैं। ठीक है, कि उनको बुलाया जाए, तो कोर्ट बोलेगा अथॉरिटीज को कि उनको सामने लाया जाए। ठीक है, तो आदमी को लाया जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए राज्य प्रयास करेगा? कौन सा आर्टिकल में ऐसी चीज लिखी गई है? आर्टिकल 48, 49, 50 या 51? तो आंसर है आर्टिकल 50। ठीक है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। ठीक, तो आपको सारे ये चारों आर्टिकल्स में क्या लिखा है ये कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगला देखिए, राष्ट्रपति के बारे में कथन है, कौन सा सत्य है बताना। देखिए, भारतीय महासंघ की कार्यपालिका शक्ति किसके नाम पर निहित होती है? राष्ट्रपति के। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर है जो किसके नाम, मतलब सारे जो भी डिसीजंस है पीएम लेते हैं वो किसके नाम पर साइन करते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर। ठीक है, जितने अपॉइंटमेंट है किसके नाम पर होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। पीएम का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट खुद करते हैं। ठीक है, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला सही हो गया, सॉरी। अब देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, बिल्कुल सही है। अतः राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक, ये गलत हो गया। संसदीय व्यवस्था को तो अपनाया गया है लेकिन वो वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, वो आपका रियल एग्जीक्यूटिव नहीं कहलाता। वो आपका जो है रियल एग्जीक्यूटिव है वो पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाती है। ठीक है, ये है जो ये आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। ठीक, प्रेसिडेंट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विनिर्माण, निर्माण और गैस, जल और बिजली आपूर्ति। ठीक है, तो तीनों ही आपके जो है सेकेंडरी सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, ये सारा कुछ क्या है? आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो डी आंसर है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो इसकी शुरुआत की गई है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? ठीक है, सामुदायिक विकास का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो 1952 में आया था। ठीक, तो 52 में है तो कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ए। सरफेसी एक्ट है जो, वो आपका जो है वो कब आया था? ठीक है, 1, 2, 3 या 4 में? ठीक, तो आंसर है इसका, सरफेसी एक्ट है आपका 2002 में आया था। फुल फॉर्म क्या है सरफेसी एक्ट की, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, एसएलआर का प्रयोग है निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो बेसिकली देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है बैंक की, जब वो अपनी घोषित करते हैं तो उसमें ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआरआर, ये सब बताते हैं। ठीक है, तो वही पूछा है कि यहाँ पर एसएलआर है जो स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो है जो, वो आपका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बाजार में मुद्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एसएलआर को जब घटा दिया जाएगा तो उससे क्या है, लिक्विडिटी आप बैंक को अपने पास कम रखनी होगी, तो उनके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो बचा हुआ है वो उसको मार्केट में रिलीज कर सकते हैं, तो मुद्रा बढ़ जाएगी। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही ऐसा किया जाता है। ठीक है, मौद्रिक नीति का ये एक अभिन्न अंग है, तो ये अभी हमने बात ही की इस बारे में। ठीक है, तो मौद्रिक नीति में, मॉनेटरी पॉलिसीज में इसको घोषित किया ही जाता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, तीनों ही सही है। अगला देखें, भारत की पहली दशकीय जनगणना है जो, वो किस वर्ष की गई थी? 1872, 82, 81 या 1891 में? तो आंसर हो जाएगा इसका 1881 सी आंसर। ठीक है, अगर पूछे कि पहली जनगणना कब की गई तो आंसर लगेगा आपका 1872। ठीक है, अभी आंसर क्या है? 1881। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है जो, वो कब हुई थी? 1911 से 21 वाले दशक में, 61 से 71 वाले दशक में, 51 से 61 वाले दशक में या 81 से 91 वाले दशक में? फैक्ट है, आपको याद रखना है कि आंसर है इसका 1961 से 71 वाला जो दशक था उसमें सबसे ज्यादा जो है वृद्धि दर हुई थी। तो कितनी हुई थी वो भी आपको याद रखना है, 24.8%। ठीक, याद रखिएगा। अगला देखें, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है जो, ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी है जो, ये किसके द्वारा दी गई थी? डाल्टन की थ्योरी है, माल्थस की थ्योरी है, आपकी थॉमसन की थ्योरी है या कार्ल मार्क्स की थ्योरी है? तो ये है आपकी डाल्टन की थ्योरी। ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब ये फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केटिंग एक्ट, फॉरेन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट या फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक्ट? तो आंसर है इसका ए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंतरराष्ट्रीय संगठन यूनेस्को की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1946 में। ठीक, पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन भरतनाट्यम से संबंधित है? लीला सैमसन है जो भरतनाट्यम करती हैं, बिल्कुल सही। सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम से संबंधित है। दमयंती जोशी हैं जो, ये कथक डांसर है, कथक। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2, ए आंसर। RDBMS, कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। देखिए, RDBMS की फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेटेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रीऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रीयूजेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो आंसर हो जाएगा इसका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ए आंसर।
अगला देखिए, एप्पल ने अपना पहला आईफोन है जो वो कब लॉन्च किया? 2006 में, 7 में, 8 में या 9 में? तो आंसर है 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। अगला देखें, व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पहली हाई लेवल लैंग्वेज, पहली याद रखिएगा, ठीक है, पहली हाई लेवल जनरल पर्पस के लिए जो लैंग्वेज यूज की गई प्रोग्रामिंग भाषा के लिए, वो कौन सी थी? कोबोल थी, सी थी, फोर्ट्रैन थी या सी प्लस प्लस थी? तो आंसर है इसका फोर्ट्रैन, ठीक है, आईबीएम ने इसको विकसित किया था, सी आंसर। अगला देखें, वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आईपी का, यूआरएल का, आपका एफटीपी का, या फिर आपका एचटीएमएल का? इनकी सबकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। देखिए, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके बाद आपकी एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक, और आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। तो ये सभी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। आंसर है इस क्वेश्चन का एचटीएमएल, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं के उदाहरण हैं जो आज सक्रिय रूप से उपयोग में है? पाइथन बिल्कुल, विजुअल बेसिक बिल्कुल, और पीएचपी, ठीक है, तीनों ही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अभी रिसेंटली आरबीआई ने एनबीएफसीज को कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन है जो उनको लॉन्च करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है, तो वो किस डेट तक के लिए तारीख दी है उन्होंने? वो उन्होंने 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2025, 2028 या 2030 तक, कब के लिए दी गई, कब का टारगेट है? तो आंसर है इसका बी, 30 सितंबर 2025। अगला देखें, हाल ही में अभी गृह मंत्रालय ने किस स्थान को निषिद्ध घोषित किया है? निषिद्ध स्थान घोषित किया है, ठीक है, प्रोहिबिटेड प्लेस किया है। आरबीआई मुंबई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक, ये भी याद रखना है आपको। सीपीएम नासिक करेंसी नोट प्रेस, ठीक है, ये कहाँ है? आपकी नासिक में, ठीक, इसको भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद एसपीएम होशंगाबाद, मतलब सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, इसको भी नहीं। इन्होंने निषिद्ध घोषित किया है, प्रोहिबिट किया है, एसपीएमसीआईएल, मतलब सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली में है जो कि, ठीक है, दिल्ली वाली इनकी ब्रांच को अभी क्या किया है? प्रोहिबिटेड घोषित किया, याद रखना है आपको, बी आंसर। अगला देखिए, वंदे भारतम की सिग्नेचर ट्यून है जो, ये किस मंत्रालय के द्वारा अभी रिसेंटली रिलीज की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि ये ट्यून जो अभी बनी है, इस ट्यून का कंपोजर कौन है? तो देखिए, इसके कंपोजर भी आपको याद रखने हैं, रिकी केज और विक्रम घोष, विक्रम BICKRAM है ये, ठीक है, विक्रम घोष, ठीक। तो ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, भारत में NIUA, मतलब आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ने टिकाऊ शहरों के विकास कार्यक्रम पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग किया है? ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, IMF या UNDP, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इनकी सबकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे अलग से भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसने किया है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ए आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द है? ठीक है, सेना के प्रमुख कौन है? MM नरवणे, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने 4 पैराशूट बटालियंस हैं, कौन कौन सी हैं वो एक बार आप न्यूज़ में जरूर देख लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और ये अभी रिसेंटली इन्होंने 4 बटालियंस को राष्ट्रपति को सौंपा, भेंट किया, ठीक है। और उसके बाद ये जो पैराशूट रेजिमेंट है, ये क्या है? ये भारतीय सेना का एक विशिष्ट बल है, और स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, बाद में जो युद्ध हुए हैं उसमें त्रुटिहीन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रखता है, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।